चलें, देखिए आज का हमारा टॉपिक है ब्लड और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरा इस टॉपिक को आज ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हिसाब से ब्लड को हम कैटेगराइज करते हैं टिश्यू में। ठीक है, ब्लड एक टिश्यू है, जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत सारे सेल्स का और बहुत सारे कंपाउंड्स का बना होता है, इसलिए हम इसे एक टिश्यू कहते हैं। और टिश्यूज़ की टाइप में ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप बोन्स देखते हैं, कार्टिलेज देखते हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारे सॉलिड फॉर्म में हैं। तो ये वाहिद ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, और अगर हम पूरे बॉडी वेट का कंपेयर करें ह्यूमन बॉडी के, तो उसके 8% जो उसका बॉडी वेट होता है वो उसके ब्लड पर कंप्रोमाइज़ करता है। यानी 8% उसका जो बॉडी वेट है वो उसके ब्लड के वेट की वजह से। फीमेल्स में जब हम बात करते हैं उस वैल्यू की हो कि वो कितना है, उनके पूरे कितना लीटर होता है ब्लड, तो 4 से 5 लीटर ब्लड फीमेल में प्रेजेंट होता है। जबकि इन केस मेल्स के अंदर, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, उनका जो फिजियोलॉजिकल वर्क है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मेल्स के अंदर, नॉर्मल मेल्स और नॉर्मल फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है 5 to 6 लीटर। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि एक फ़ीमेल भी क्या नाम है हैवी वर्क कर रही है, हैवी लेबर कर रही है और उनका जो काम है वो एक मर्द की तरह है, तो उनके अंदर भी फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ज़रूरत के मुताबिक। या ड्यूरिंग, जब आप देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग, उस वक्त भी एक फ़ीमेल का ब्लड एज़ कम्पेयर टू मेल से भी ज़्यादा होता है। ठीक, ब्लड की पीएच की जब हम बात करते हैं तो ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है बिल्कुल भी नेचर के अंदर, और न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, लेकिन स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है, और ये हम बात पहले से पढ़ कर आए हैं, जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसी ही की वजह से वो उसका कलर ब्राइटर रेड होता है। ठीक, और जो ब्लड हमारी वीन्स के अंदर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि उसमें वो डी ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन उसका टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया होता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन में, एक ऑर्गेनिज्म में किस तरह एक ब्लड फॉर्म होता है, तो ठीक है, जब आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट होते हैं, जिसको हम आपकी इन यूट्राइन लाइफ कहते हैं, या ड्यूरिंग आप एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में होते हैं, तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि आपके कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिनको हम प्रोजिनेटर्स भी कह सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। ठीक है, और जितने भी दूसरे सेल्स हैं उन सबको बनाने के लिए। ठीक है, ब्लड के जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं मेनली जो सेल्स हैं उनको बनाने में जो किरदार होता है वो स्टेम सेल्स का होता है। स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, और वो टोटी पोटेंट या प्लोरीपोटेंट होते हैं, यानी वो केपेबल होते हैं इस सलाहियत के कि वो खुद को किसी भी दूसरे सेल में ढाल सकें। इस बात को इस तरह समझिएगा, जिस तरह हम, जब हमारी लाइफ शुरू होती है तो हम एक जाइगोट से, एक सेल होता है जो स्पर्म और एम्ब्रियो के, क्या नाम है, स्पर्म और एग के फ्यूज़ होने से बनता है। अब उसमें ये सलाहियत होती है कि वो खुद को एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और उसके हर टिश्यू ऑर्गन में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, नहीं वो एक सेल ही कितने डिफरेंट सारे सेल्स में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ये स्टेम सेल्स भी होते हैं जो कि फर्दर आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को राइज करते हैं। देन उसमें से एक एक जो दूसरा स्टेम सेल होता है वो फर्दर कुछ खास स्टेम सेल्स को पैदा करता है। ठीक है, ये कुछ एक डायग्राम है जिससे आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेम सेल्स कितने सारे डिफरेंट सेल्स को, खास तौर पे ब्लड सेल्स को अराइज करवा रहा है। ठीक है, एक ही स्टेम सेल से प्रोएथ्रोब्लास्ट सेल्स बन रहा है, जिससे फर्दर जाके आपका रेड ब्लड सेल बन रहा है, नियोब्लास्ट है, ये डब्ल्यूबीसी सेल्स की कुछ टाइप्स हैं, जिससे आपके फर्दर लिम्फोब्लास्ट है, मोनोब्लास्ट, जिससे आपके फर्दर डब्ल्यूबीसी की टाइप्स बन रही है, मेगा कैरियोब्लास्ट है, जिससे फर्दर आपके प्लेटिलेट्स बन रहे हैं। तो ये सारे स्टेम सेल्स जो फर्दर डिवाइड होते हैं एक बड़े स्टेम सेल, जो जिनसे फर्दर आपके एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनते हैं। ठीक, सेकेंड मंथ तक क्या होता है कि आपके लिवर सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, वो ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है,
सेकेंड मंथ के बाद जब वो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ मंथ में आपके जो स्प्लीन है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, क्या नाम है, आपके ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में। लेकिन याद रखिएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ये सारा पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो पीरियड है, जब यहाँ आपकी डेवलपमेंट हो रही है इनसाइड द वूम, तो वहाँ पर ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर जैसे ही आपकी बर्थ हो जाती है, तो आफ्टर द बर्थ जो आप, क्या नाम है, बोन मैरो है ज़्यादातर लार्ज बोन्स का, ठीक है, उसका काम ये होता है आपकी ब्लड फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्प्लीन अपना वो काम छोड़ देती है और लिवर भी ये काम नहीं करता फिर इतना, लेकिन कुछ अर्से तक लिवर भी करता है। लेकिन जब उसके बाद जब आप 14 से 21 साल की उम्र के दरमियान पहुंचते हैं, तो फिर कम्प्लीटली ये काम सिर्फ आपके रेड बोन मैरो का हो जाता है कि वो सिर्फ ब्लड फॉर्म करते हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ने पर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसके अलावा लिवर सेल्स भी और, क्या नाम है, स्प्लीन सेल्स भी एक कैपेसिटी रखते हैं कि वो दोबारा ब्लड फॉर्म कर सकें। जब सिर्फ बोन नैरो ये काम करता है, मतलब क्या नाम है, जब आपका बोन नैरो रेड ब्लड सेल्स फॉर्म कर रहा होता है, तो आप जानते हैं कि लिवर सेल्स और स्प्लीन सेल्स क्या करते हैं, देन उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, जब वो अपनी एक लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनके कंपाउंड्स को दोबारा रिटेन करने में, रिसाइकल करने में, फिर ये दोनों ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, ठीक है। वो बोन मैरो हमारी कौन सी बोन्स की हड्डियों में पाया जाता है, जैसे स्कल है, स्टर्नम है, पेल्विक बोन्स हैं, रिब्स हैं, वर्टिब्रे हैं, ऐसी सारी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। जिस तरह यहाँ पर एक दिखाई भी जा रही है, ये आपकी थाई बोन है, पेल्विक बोन्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर एक मैरो होता है, यानी गुदा सा जो हड्डियों के दरमियान होता है, उसके अंदर आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक। इसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है कि किस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो किस क्वांटिटी में मौजूद हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, मतलब उनमें से सबसे हैवी कौन सा है। तो अगर आप ब्लड कंपोनेंट्स को एक टेस्ट ट्यूब में रखें और उन्हें कुछ देर तक छोड़ दें, तो होगा क्या है कि आपके ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे 3 लेयर्स में, जिसमें सबसे जो लाइटेस्ट लेयर होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, और वो कम से कम 60% होगा। 10-40% रिमेनिंग आपके ब्लड कार्पस्कल्स होंगे, जिसमें से मिडल लेयर में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होंगे, ठीक है। देन सबसे लास्ट लेयर जो है, बॉटम लेयर, वो कंटेन करेगी आपके आरबीसीज सिर्फ, ठीक है, और सबसे वो ज़्यादा डेंसियर होंगे। ये जब हो सकता है जब हम एक ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में अलग से लेकर सेपरेट करके देखें, या उसे उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से गुजारें। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें प्लाज्मा 60% है, वो सबसे ऊपर है, लाइटेस्ट लेयर, ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी द प्लेटलेट्स, आपको पता है ये क्वांटिटी में कम होते हैं, और लेकिन ये डेंसियर हैं किससे, प्लाज्मा से, तो ये मिडल लेयर में आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ आरबीसी जो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में ब्लड सेल्स में, ठीक है, और हमारे ब्लड को रेड कलर भी वही दे रहे होते हैं, और डेंसियर होने की वजह से वो उस ट्यूब के बॉटम लेयर में मौजूद होंगे, ठीक है, और शो करेंगे कि उनकी डेंसिटी यानी वो सबसे ज़्यादा हैवियर हैं। और ये तीनों डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आरबीसीज ब्लड कंपोनेंट का 40% बनाते हैं और प्लाज्मा 60%। चलें, इसी के साथ साथ हम जिक्र कर लेते हैं कुछ ब्लड फंक्शंस का। जनरली के अंदर ब्लड के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, उसमें से कुछ फंक्शंस ये हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आपके ग्लूकोज हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं जो फर्दर बॉडी को रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में जहाँ जहाँ जिस न्यूट्रिएंट की जिस बॉडी सेल्स को ज़रूरत है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में वो ब्लड के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा, जब हमारी डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद लिम्फेटिक, क्या नाम है, जो, क्या नाम है, उस दैन फर्दर वो ब्लड के ज़रिए वो सारा फूड जो हम डाइजेस्ट कर चुके होते हैं वो लीवर को पहुंचाया जाता है ताकि वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसको स्टोर करना है। तो ये सारा काम, यानी न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो ब्लड की वजह से हो रही होती है। इसके साथ न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो मेन हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोस्टली ऑक्सीजन, वो इसी का काम है ब्लड का, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस की, जिसमें और ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाना। और उसके अलावा
वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में, उसको भी वापस लेकर आना। उसके साथ ब्लड कंटेन करता है कुछ क्लोटिंग फैक्टर जो रिस्पॉन्स इसमें, जिसमें हम प्लेटिलेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो उसको हील करवाने के लिए, वहाँ पर क्लॉट फॉर्म करवाने के लिए, ताकि ब्लड की लीकेज, ब्लड लॉस से बचा जा सके। इसी के साथ साथ ब्लड एज अ व्हीकल काम करता है, आपको पता है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है रिलीज करती हैं, यानी विद इन वो ब्लड रिलीज होते हैं। उनके एंडोक्राइन से मुराद यही है कि वो विद इन ब्लड रिलीज होते हैं। उनके पास खुद की कोई डक्ट्स नहीं होती जहाँ से वो मूव कर सकें, वो फर्दर बॉडी में ब्लड के ज़रिए ही मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखने की बात यह है कि हार्मोन्स के अलावा ब्लड इंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे तो हम आमतौर पे ये जानते हैं कि एक्सोक्राइन, यानी हार्मोन्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें रिलीज करती हैं, उनकी कुछ खास डक्स होती हैं। लेकिन याद रखिएगा उन एक्सोक्राइन, मतलब वो एक्सोक्राइन हार्मोन जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, वो तो डक्स के ज़रिए मूव करते हैं यहाँ से हमारी बॉडी में, लेकिन जो एक इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं जो विद इन द सेल्स होते हैं एंजाइम्स, उनको मूव करवाने में भी ब्लड का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आरबीसी यानी ब्लड के जो सेल्स हैं आरबीसी, और आपको पता है एंजाइम्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, वो बायोकैटलिस्ट हैं। जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं सेलुलर लेवल पर ऐसे, तो उनमें एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ब्लड में भी एंजाइम्स होते हैं, ब्लड के डिफरेंट सेल्स में, जो उनके फर्दर जो उनके अंदर उन सेल्स में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको करवाने में। तो जब वो ब्लड मूव करता है, वो सेल्स उसके साथ ही होते हैं, तो वो एंजाइम्स भी मूव कर होते हैं। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे जो आपका ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक जब कार्बन दोबारा अटैच होता है आपके हीमोग्लोबिन से वापस जाने के लिए, जो वो कंपाउंड बनता है वो भी एक एंजाइम बनवाता है जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन कि ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी बहुत लाजमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, ये भी हमारी पूरी बॉडी से जहाँ से इनको लिया जा रहा होता है, तो ब्लड के ज़रिए ही मूव करवा कर इनको किडनी तक लाया जाता है, देन फर्दर एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। देन ब्लड के ज़रिए हमारा टेम्परेचर भी बहुत हद तक मेंटेन किया जाता है। आपको पता है वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए अगर हीट लॉस करवानी हो बॉडी से, तो वैसो डायलेशन करवा के ब्लड को सरफेस एरिया तक मूव करवाया जाता है ताकि हीट लॉस हो सके। ठीक है। और अगर हीट लॉस नहीं करवानी तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड को अंदर नीचे, मतलब सरफेस एरिया तक ज़्यादा आने नहीं दिया जाता, ताकि हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। ठीक। और ब्लड के ज़रिए ही, क्योंकि आपको पता है लिवर ब्लड को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ब्लड के ज़रिए ही पूरी बॉडी तक हमारे हीट को जो ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ब्लड, क्या नाम है, ब्लड बफर सॉल्यूशन होने के हवाले से हमारी बॉडी का पीएच भी मेंटेन करता है। जहाँ पर जिन आयंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो देकर या वहाँ से गेन कर कर हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, और ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्लाइटली अल्कलाइन पर ही हमारी बॉडी के पीएच को रखता है, ताकि तमाम प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो हो सके। ठीक है। एक्ट एज अ डिफेंस फैक्टर भी करता है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज हैं जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन, क्योंकि ब्लड की वजह से ही ब्लड प्रेशर है, और वो बहुत लाजमी है हमारी बॉडीज़ के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो एक ब्लड खुद भी अपने प्रेशर को मेंटेन करता है, ये देख कर के कहीं उसका वॉल्यूम ज़्यादा है कम है। डिफरेंट हार्मोन्स के ज़रिए हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, और वो ब्लड प्रेशर के फ्लो की वजह से ही वो रेगुलेट हो रहा होता है ब्लड प्रेशर। चलें तब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड प्लाज्मा की तरफ। देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया, ब्लड दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक कंपोनेंट उसका प्लाज्मा है और बाकी 40-60% प्लाज्मा है और 40% वाटर है। ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ब्लड का वो उसका लिक्विड पार्ट है। ठीक है। और ये मोस्टली येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है।
ये वर्ड प्लाज्मा ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग होती है एनीथिंग फॉर्म और मोल्डेड। क्योंकि ये वाटर है तो इसको आप किसी भी ढांचे में किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं, इसलिए इसको आप कहते हैं कि एनीथिंग विच कैन बी फोल्डेड और मोल्ड। ठीक है। बाकी जितने जो कार्पस्कल्स हैं उनकी पर्टिकुलर शेप है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लाज्मा का कोई पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर नहीं है लिक्विड होने की वजह से। ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कि 60% एक ब्लड में प्लाज्मा है, तो उस 60% प्लाज्मा में जो उसका अगर हम 100% लें तो उस प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर है। ठीक है। और उसके साथ साथ रिमेनिंग टर्न 10% अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं। ठीक है। उसी के साथ हम बात करें कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा का एक फंक्शन है वो एक्ट एज अ बफर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस को मतलब पीएच को चेंज होने से बचा सकता है, या पीएच चेंज हो रही है तो इसमें डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, आयंस होते हैं, ताकि ये उस पीएच को मेंटेन कर सकता है, यानी एच आयंस और ओ एच आयंस। ठीक है। यानी डिफेंस और जितने भी फंक्शंस हैं ब्लड के, कोगुलेशन, डिफेंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के अलावा जो बाकी फंक्शंस हमने ब्लड के पढ़े वो ब्लड के फंक्शन मेंटेन करवाता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। डिफेंस डब्ल्यूबीसीज करवा रहे होते हैं, कोगुलेशन प्लेटलेट्स करवाते हैं, देन और उसमें हेल्प भी प्लाज्मा करता है, और ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेटरी गैसेस का काम है डब्ल्यूबीसीज का। ये जो टर्म है प्लाज्मा, ये एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, इन्होंने 1622 में इसको क्वाइन किया, और ये विलियम हार्वे वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, इस मैकेनिज्म को बताया। ठीक। अच्छा, बाकी इसमें से 90% प्लाज्मा में से 90% तो वाटर है, बाकी रिमेनिंग जो रिमेनिंग 10% जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो हैं हमारे पास ये, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो 7% है वो है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि बनते तो सेल्स में है, लिवर सेल्स के अंदर, लेकिन बाद में उनको डिसॉल्व करवा दिया जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। उसमें से जो 3 मेन हमारे पास सीरम्स हैं वो ये हैं, मतलब जो जो सीरम कहते हैं प्लाज्मा को ही। ठीक है। ऐसे प्लाज्मा को जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव करवा दिया गया हो, या क्लोटिंग फैक्टर उसके उस प्लाज्मा के यूज्ड हो गए हों। और बाकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजेन, ये वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो सीरम में मौजूद या उस प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबिन और सीरम फिब्रिनोजेन कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सीरम है जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस करवा दिया गया है, वो यूज्ड हो गए हैं या उनको निकाल लिया गया है। देन फिर रिमेनिंग जो प्लाज्मा है उसको हम सीरम कहते हैं, जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर निकाल, देखें आप कि ब्लड क्लोटेड हो चुका है, यानी वो जो क्लोटिंग फैक्टर्स थे उस ब्लड को क्लोट करवाने में यूज्ड हो गए हैं। इसी वजह से जो अब जो रिमेनिंग प्लाज्मा बचा है उसको हम कहेंगे सीरम। इसी के साथ ये देखें आप कि जो सिंपली जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और इनके बहुत सारे काम हैं। मे बी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है मॉलिक्यूल्स की बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनको मेनली इंपॉर्टेंट, उनको मेंटेन करवाना इनका काम है। ठीक है। तो ये डिफरेंट हैं, ये तीनों सीरम में मौजूद होने की वजह से हम इनको सीरम के नाम से ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जिस हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं वो एल्ब्यूमिन है। ठीक है। ये मेंटेन करवाता है बॉडी फ्लूइड की जो प्रोपोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड है बिटवीन ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यूज, उसको मेंटेन करवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जितने भी हैं उसमें से 60% जो है, जो प्रोटीन है, वो एल्ब्यूमिन है। ठीक है। ये अपने साथ साथ फ्री फैटी एसिड्स, कुछ ड्रग्स को, स्टेरॉयड हार्मोन्स को मूव करवाता है और यहाँ से वहाँ उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इस तरह मूवमेंट करवाने से ये ब्लड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रॉपर बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान जो प्रॉपर
कंपाउंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी फ्लूइड और ब्लड के दरमियान उसको मेंटेन करवाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये इसका जो काम है ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में हेल्प करवाता है और ठीक है। इसके अलावा यानी जितनी भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट, उनकी जो मेंटेनेंस है यहाँ से वहाँ, उसको करवाने में ब्लड में इसका बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। डिफेंस प्रोटीन का भी ये पार्ट है, हार्मोन्स को, मिनरल्स को, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करवाने में इसका एक बहुत अहम रोल है। इसी के साथ वो तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास वो है फिब्रिनोजेन, ठीक है। इसका काम मेनली क्या है, जिस तरह प्लेटलेट्स के अलावा इस प्लाज्मा प्रोटीन का भी ब्लड क्लोटिंग में, वाउंड हीलिंग में बहुत ही अहम फंक्शन है, ठीक। और उसके अलावा एंजियोजेनेसिस, फिब्रोब्लास्ट और कैपिलरी ट्यूब फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है एंजियोजेनेसिस, हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स का फॉर्म होना दूसरी ब्लड वेसल्स से, ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। और कैपिलरी ट्यूब फंक्शन में लिक्विड टू पास फ्रॉम नैरो स्पेसेस, यानी इस तरह ये फॉर्मेशन का कोलिजन की करके उस क्या नाम है, उस नैरो स्पेस से लिक्विड को रोक के प्लेटलेट्स की हेल्प करता है कि वो क्लोटिंग के फंक्शन को ज़्यादा इन्हांस कर सकें। इसके अलावा हमने देखा कि 7% तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसके अलावा जो कुछ रिस्पायरेटरी गैसेज भी क्या नाम है, क्योंकि डब्ल्यू जो हैं वो इसके अंदर ही, मतलब आर में ही होते हैं, तो ये कुछ रिस्पायरेटरी गैसेस को भी कंटेन करते हैं, बट मोस्टली तो रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो आर के पास है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे रिमेनिंग 3% जो है, जो प्लाज्मा में जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक, उनमें उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हैं। उसमें से जो ऑर्गेनिक हैं वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और बाकी दीगर बेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो 3% में आते हैं, जो डिसॉल्व हैं प्लाज्मा में। बाकी 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स थे और बाकी रिमेनिंग 90% तो वाटर है एक प्लाज्मा में। और ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं क्या नाम है प्लाज्मा के अंदर, जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, आयोडीन है। ये सारे कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। उसके अलावा आपको पता है हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ भी प्लाज्मा में होती हैं, और ये सारी प्रोटीन्स हैं और ये कुछ बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करवाने में हेल्प करती हैं, तो इसलिए हम इन्हें रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्लाज्मा कैरी करता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ। देखिए, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड से इनकी मीनिंग ली गई है, ठीक है। और जब बात हो रेड ब्लड सेल्स की, एरिथ्रोसाइट्स की, तो ये भी जिस तरह बाकी सेल्स बोन मैरो में बन रहे होते हैं और सारा प्रोसेस आपने पढ़ा, इनके प्रीकर्सर्स भी बोन मैरो में होते हैं। प्रीकर्सर्स आप जानते हैं, प्रीकर्सर्स या प्रोजिनेटर्स या स्टेम सेल्स कह लें, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस को निकलने से पहले बनाए जाते हैं ताकि वो फर्दर सब्सटेंसेस को बना सकें। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोपाइसिस, जिस तरह हमने जब हम बात कर रहे थे ओवरऑल ब्लड फॉर्मेशन की, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे थे हीमाटोपोइसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, तो उसको हम कह रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले
एक स्टेम सेल जिसको हम प्लूरिपोटेंट हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में, देन फर्दर इरेथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, देन आपको पता है कि आपके जो आरबीसीज हैं ये एन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, यानी इनके पास इनके अपनी ड्यूरिंग लाइफ स्टेज में इनके पास न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इन्हें नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं कहेंगे, इनको हम कहते हैं एन न्यूक्लिएटेड। देन बाद में ये, क्योंकि इनका काम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, उसको बढ़ाने के लिए, अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फर्दर न्यूक्लियस और अपनी कुछ ऑर्गेनेलीज को लॉन्च कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकें। तो ये बन जाते हैं देन एन न्यूक्लिएटेड, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट। देन वो फर्दर कुछ एक से एक दिन के लिए मूव करता है ब्लड में और बाकी ऑर्गेनेलीज को भी लॉस कर देता है, तो बन जाता है एरिथ्रोसाइट, एक मैच्योर आरबीसी जिसका काम सिर्फ है अब ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो पूरा प्रोसेस है जो बोन मैरो में होता है, ये कम से कम कोई 5 से 7 दिन में होता है एक एक आरबीसी के बनने का। देन एक रेटिकुलोसाइट जो अपना न्यूक्लियस, देन वो फर्दर, देन 7वें दिन वो अपना न्यूक्लियस छोड़कर, मतलब न्यूक्लियस को खोकर और कुछ ऑर्गेनेलीज को भी खोकर ब्लड में आ जाता है। देन फर्दर 1 से 2 दिन ब्लड में मूव करने के बाद वो अपनी और ऑर्गेनेलीज को भी खो देता है और देन कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और देन फिर जिसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है। अच्छा, इनका अपने न्यूक्लियस को खो देने का एक फ़ायदा ये भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कर सकें, और फिर इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, जिसकी वजह से इनको फर्दर डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये बात सारी बड़ी। और उसके अलावा हम देखते हैं कि आरबीसी वो अपनी बाई कनकेव शेप में ले लेते हैं, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। देखें, इस शेप को हम बाई कनकेव कह रहे होते हैं। ये इसको इसको इनका इस तरह से बनने से क्या होता है, बीच में से थोड़ी और छोटी, इससे क्या होता है कि इनका सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, रेस्पिरेटरी गैसेज, वो इजीली मूव कर सकती हैं इन और आउट ऑफ द आरबीसी। ठीक है, और न्यूक्लियस को भी खो देते हैं और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन देन, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, ये कैरी कर सकें। ये इनका एक डायमीटर लिखा हुआ है जो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें, साइड व्यू में, तो ये 2.0 माइक्रोमीटर के होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इनका मेनली काम जो है वो ऑक्सीजन को, क्या, ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, और लाइफ स्पैन हमने इनका पढ़ लिया कि 100 से 120 डेज इनका लाइफ स्पैन है। उसके बाद हमारे जो आरबीसीज हैं उनको हमारे ब्लड में मौजूद मैक्रोफेजेस, दूसरे सेल्स, उनको खा जाते हैं और फिर स्प्लीन और लिवर के अंदर उनकी ब्रेकडाउन करवा दी जाती है और उनके जो कंपाउंड होते हैं, हीमोग्लोबिन और दीगर जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको रिसाइकल करके रीयूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं कि आमतौर पर देखा जाए ओवरऑल एग्जांपल्स में, तो फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर आरबीसीज एज कंपेयर टू हायर वर्टिब्रेट्स कम होते हैं, लेकिन उनके जो आरबीसीज होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनकी शेप ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, आरबीसीज ही, क्या नाम है, अपने आउटर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करते हैं, जिसे आपको पता है जो हमारा जो, क्या नाम, ब्लड ग्रुप जो हमें पता चलता है वो इसी वजह से कि इन्हीं के यही आरबीसीज हैं जो कैरी करते हैं अपने ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि सेल मार्कर के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है। और ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आरबीसीज के कम होने, यानी हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से होते हैं। अगर आरबीसीज कम होंगे
तो हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में कम होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर इनकी वजह से होता है वो है सबसे ज़्यादा एनीमिया, ठीक है। अच्छा, एनीमिया के कॉज होने की वजह से ही, यानी आरबीसीज कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा। एनीमिया से मुराद ही ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन को हम एनीमिया कहते हैं, जिसका आजकल हम आमतौर पर नेस्ले बुनियाद के एडवर्टाइज में या टाइगर बिस्किट के एडवर्टाइज में, जिसका हम एडवर्टाइज भी देखते हैं कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा बच्चे, पता नहीं कितने सारे बच्चे आयरन की कमी का शिकार हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनमें आयरन की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही तरह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, और हीमोग्लोबिन सही तरह से नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो, जिसकी वजह से वो बच्चे फटीगनेस, थकावट का शिकार रहते हैं, उनके मसल्स वीक होते हैं, हार्ट बीट उनका थोड़ा फास्ट चल रहा होता है, क्योंकि हार्ट ज़्यादा प्रोसेस कर रहा होता है ब्लड को फॉर्म करने के लिए, लेकिन आयरन की वजह से ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस उनका जल्दी फूल जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, क्योंकि उनके टिश्यूज़ को, उनके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन सही नहीं होती, वो कंसंट्रेटेड सही तरह नहीं रह पाते। चलिए तो स्टार्ट कर चलें तो स्टार्ट करते हैं हम वाइट वाइट ब्लड सेल्स को। देखिए, वाइट ब्लड सेल्स को बायोलॉजिकली हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज इनका कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो इनका दूसरा नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। ये ग्रीक वर्ड ल्यूकोस से निकला, इसकी मीनिंग होती है वाइट, ठीक है। बाकी सेल्स की तरह ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं अपने स्टेम सेल से, ठीक है। अच्छा, इनकी ख़ास बात यह है कि जिस तरह हमने आरबीसीज़ के अंदर देखा कि वो मैचुरेशन के लिए फर्दर ब्लड में जाते हैं, लास्ट उनकी जो मैचुरेशन होती है वो ब्लड में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज़ की जो मैचुरेशन है ये बोन मैरो में से निकलने के बाद थाइमस ग्लैंड में जाते हैं अपनी मैचुरेशन के लिए। थाइमस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो हमारी, क्या नाम है, हमारी थॉरिक्स कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है, लेकिन ओल्ड एज के हिसाब से हमारी थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होती रहती है और रिप्लेस होती रहती है फैट्स से। अच्छा, थाइमस ग्लैंड के ख़त्म होने या ख़राब होने की वजह से आप, क्योंकि से ही इंसान कमज़ोर, और जिस, क्या नाम है, जिस तरह बुढ़ापे में इंसान की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने की वजह भी यही है कि उसके डब्ल्यूबीसीज को जगह ही नहीं मिलती जहाँ पर जाके वो मैच्योर हो सकें, क्योंकि उस इंसान की थाइमस ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रही होती है, और मोस्टली जो उसके सेल्स होते हैं उस थाइमस ग्लैंड के, वो रिप्लेस हो रहे होते हैं फैट से, ठीक है। अच्छा, जब ये मैच्योर हो जाते हैं डब्ल्यूबीसीज तो ये दो टाइप्स के बन जाते हैं, एक है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास डिफरेंट फिर तीन सेल्स और हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिलिक सेल्स हैं, इज़ाइनोफिलिक सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये अपने अंदर अपने साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स रखते हैं, ठीक है। ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं कुछ चीज़ों के, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये हैं वो ग्रेन्यूल्स जिनको आप देख सकते हैं, ये इनके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये ग्रेन्यूल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये ग्रेन्यूल्स अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, कुछ एंजाइम्स रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो कि इनकी जो डिफेंस एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करवा सकें। अच्छा, लेकिन आप याद रखने की बात है कि मतलब डिफेंस एक्टिविटी परफॉर्म करवाना तो एक ग्रेनुलोसाइट्स का भी काम है, लेकिन एक ग्रेनुलोसाइट्स की फिर ख़ास बात ये हो जाती है कि वो इस इन ग्रेन्यूल्स के बगैर भी जो उनका फंक्शन है डिफेंस का वो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स को इन ग्रेन्यूल्स की होना लाजमी है, जिसकी वजह से ही वो अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कर सकते हैं, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट्स वही हैं जो ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करते। और एक याद बात रखने की बात ये है कि डब्ल्यूबीसीज हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यानी मैचुरेशन होने के बाद भी और वैसे भी ये अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी वजह ये भी है, आप जानते हैं कि एज़ कम्पेयर प्लेटिलेट्स तो फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए वो अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, और उनको डिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैसे ही इतनी सारी क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहे होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी कम क्वांटिटी में होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, तो अगर ज़रूरत, तो इसलिए ये अपने अंदर न्यूक्लियस भी कैरी करते हैं कि कहीं पर अगर ज़रूरत पड़े डब्ल्यूबीसी तो उसी साइट पर, जैसा आपने देखा होगा
आरबीसीज तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जिस साइट पर वो जाते हैं अपना फंक्शन करने के लिए, फिर वहाँ पर जाकर वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जहाँ पर दूसरे प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो सकें। ये हमने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में पढ़ा था। लेकिन इन डब्ल्यूबीसीज की खास बात ये है क्योंकि ये न्यूक्लियस रखते हैं, अगर कहीं पर इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है उस जगह पर तो ये खुद को डिवाइड कर लेते हैं वहाँ पर और अपना नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। इनके न्यूक्लिएटेड होने का ये फ़ायदा है। और आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं और एज ए स्कैवेंजर काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन डीएनए पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया या वो वायरल डीएनए पार्टिकल्स हों, या कोई भी फॉरेन डीएनए सेगमेंट है, कोई सेल है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, बेसोफिल। ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये अपने अंदर ग्रेन्यूल्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। लेकिन ग्रेन्यूल्स ना होने के बावजूद भी ये अपनी जो इनकी एक्टिविटी है उसको बखूबी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स को ग्रेन्यूल्स का होना लाजमी है अपनी डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, वो मतलब डब्ल्यूबीसीज का 25 to 50% बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके पास एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा इनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कोई भी नहीं होते, जैसे हमने इस बात की, इसी वजह से इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस एक ही होता है और वो एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। इनकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो मोनोसाइट्स हैं। ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन फैगोसाइटिक है। ठीक है, ये फॉरेन सेल्स को इंगल्फ कर लेते हैं, कोई भी आ, जिस तरह बैक्टीरिया है। ठीक है, जितने भी फॉरेन सेल्स हैं उनको ये इंगल्फ कर लेते हैं। ये हमारे टिश्यूज़ में परमानेंटली फाउंड किए जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं जिनको मास्ट सेल, कफ सेल्स या माइक्रोग्लिया के, जहाँ पर ये मौजूद हैं, अगर वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद हैं तो उनको हम मास्ट सेल्स कह रहे हैं। अगर वो लिवर सेल्स में मौजूद हैं तो उनको कफ सेल्स कह रहे हैं। अगर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं तो हम उनको माइक्रोग्लिया कह रहे हैं। और वहाँ पर रहते हुए यही वो ऐसा माइक्रोफेज एक्ट कर रहे हैं, यानी जो फॉरेन सेल्स आ रहे हैं माइक्रोफेजेस, उनको ये किल कर रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, और परमानेंटली मौजूद रहते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, जब तक अपना लाइफ स्पैन पूरा ना कर लें। उसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ये रेगुलेट नहीं करते, यानी एक जगह अपनी जगह लेने के बाद ये फिर यहाँ वहाँ मूव नहीं करते इतना। और लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्यूनिटी के लिए हमारी मोस्टली क्या नाम है रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये ब्लड में यहाँ से वहाँ सर्कुलेट भी करते हैं। ज़्यादा ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन के अंदर, जहाँ पे इनकी मैचुरेशन होती है। और ये भी उसी तरह बोन मैरो में बनते हैं। और यही वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़, यानी जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा होता है, कोई भी एंटीजन जो हमारी जेनेटिक्स के ख़िलाफ़ है, उसके उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, उनको प्रोड्यूस करवाना इन ही लिम्फोसाइट्स का काम है। इनकी भी फर्दर कैटेगरीज है, ये बीटा सेल्स भी होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक, और इन ये मिलकर ही काम करवाते हैं, क्या नाम है, इम्यूनिटी का। इसके बाद हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स आ जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स ये अपने अंदर ग्रेन्यूल्स कैरी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और उसके अलावा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट शेप में पाया जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंट लोब में, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जबकि डबल लोब में पाया जा रहा है, और यू शेप न्यूक्लियस है, यानी एक आपको एक आम न्यूक्लियस, जिस तरह एक स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है आम सेल्स का, उस तरह नहीं मिलेगा। और साथ साथ इसमें ग्रेन्यूल्स भी हैं। तो इसी वजह से हम इनको पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस रखने वाले भी कहते हैं। इनके न्यूक्लियस बहुत सारा डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सबसे सबसे ज़्यादा एक्टिव और इसके फास्ट स्कैवेंजर, मतलब सबसे ज़्यादा खाने वाले होते हैं बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको खाना, इन न्यूट्रोफिल्स का काम होता है। ठीक है, और ये सबसे और ये
ठीक है। और उसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं, डेब्रीज होती हैं डैमेज टिश्यूज़ की, उनको भी फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ईट करना इन्हीं का काम होता है। उसके अलावा बेसोफिल्स आते हैं जो लीस्ट नंबर में होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये भी ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा होता है, क्योंकि ये अपने अंदर कंटेन करते हैं हिस्टामाइन और क्या नाम है दूसरे इन्फ्लेमेटरी पिगमेंट्स, यानी हेपरिन है, जो कि क्या नाम है ब्लड, अच्छा ये एज एंटी कोगुलेंट भी काम करते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं इज़ाइनोफिल्स। ठीक है, ये भी एज अ फैगोसाइटिक सेल्स रिएक्ट करते हैं, और ये कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये और ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्ट किए जा सके। ठीक है, और जो इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया किसी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, तो वहाँ पर भी ये उन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के लिए फ़ौरन ही पहुँच कर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा मतलब कुछ बीमारियाँ हैं जो डब्ल्यू के ज़्यादा होने की वजह से पाई जा सकती हैं। अगर डब्ल्यू का नंबर डिक्रीज़ हो जाए आपकी बॉडी में तो ल्यूकोपेनिया की कंडीशन होती है, वो हो जाती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइड्स कहलाता है। ठीक है, तो याद रखने की बात है, जैसे अगर इंक्रीज अगर वो मतलब कोई भी डब्ल्यू आपके कम हो रहे हैं ल्यूकोपेनिया की कंडीशन में, अगर आपके मैक्रोफेजेस अगर आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्रोफेजेस का काम क्या है, मोस्टली बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ईट करना, उनको किल करना। तो अगर मैक्रोफेजेस आपके कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो आप जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़ का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इस तरह जो लिम्फोसाइट्स हैं, अगर वो कम हो जाएँ, ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स में हमारे बीटा सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए। तो अगर इनका नंबर कम हो जाए तो आप वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट ब्लड कार्पस्कल है जो है प्लेटलेट्स। इन्हें हम ग्रीक वर्ड से थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि थ्रोम्बो ये क्लॉट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी वो सेल्स, थ्रोम्बोसिस में क्लॉट होता है, वो सेल्स जो क्लॉटिंग में काम करें, उस ही लिए हम इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी स्टेम सेल्स से बनते हैं, और जिन स्टेम सेल्स से ये बनते हैं उनके जो प्रीकर्सर्स होते हैं जिनसे फर्दर ये डेवलप होते हैं, उनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, मेगा कैरियोसाइट्स एक बहुत ही बड़े जाइंट सेल्स होते हैं। ठीक है, और उनकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन से एक हार्मोन है थ्रोम्बोपाइटिन। ठीक है, ये सारी फ्रेगमेंटेशन या जितना भी ये प्लेटलेट्स का बनना है, वो कंट्रोल होता है थ्रोम्बोपाइटिन, जिसको किडनी और लिवर क्या नाम है एक्सक्रिएट करते हैं। इस तरह जैसे आरबीसीज हैं, उनकी भी जो फॉर्मेशन है वो भी कंट्रोल होती है एरिथ्रोपाइटिन से। ठीक है, वो भी किडनी और लिवर एक्सक्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक थ्रोम्बोपाइटिन हार्मोन ने स्टेम सेल्स को एक्टिवेट किया कि वो एक मेगा कैरियोब्लास्ट बनाए। देन वो मेगा कैरियोसाइट बनता है, जिसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से, वो फ्रेगमेंट्स में टूटने की वजह से, वो देन फ्रेगमेंट्स प्लेटलेट्स बन जाते हैं। प्लेटलेट सेल्स नहीं होते, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, और एक मेगा कैरियोसाइट कोई 1000 प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, और हमारी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर कोई हमारी बॉडी में 1000 से 3000 तक मेगा कैरियोसाइट बनते हैं, और एक मेगा कैरियोसाइट कोई 1000 प्लेटलेट्स को फॉर्म करवा सकता है। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहने की वजह ये है कि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और इनके इस पूरे प्रोसेस में एक हार्मोन जो है वो काम करवा रहा होता है, जिसको हम थ्रोम्बोपाइटिन कहते हैं। ठीक, और कोई ईच मिलीलीटर के अंदर 100 1,50,000 टू 3 लाख मिलीमीटर क्यूबिक प्लेटलेट्स भी होते हैं इन ईच मिलीमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि प्लेटलेट्स का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड की कोगुलेशन करवाना, ताकि ब्लीडिंग ना हो सके और एक क्लॉट फॉर्म हो जाए। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत सारे एंजाइम्स, कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें
कुछ केमिकल्स भी कैरी करते हैं जो फर्दर इनके फंक्शन में, यानी क्लॉटिंग फंक्शन है उसमें इनकी हेल्प कर सके। ठीक है, ये प्लेटलेट्स का पूरा फंक्शन किस तरह परफॉर्म होता है वो एक 4 स्टेप्स में यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह कि सबसे पहले कुछ प्लेटलेट्स हैं, जहाँ पर भी कोई ब्लड वेसल ब्रोकन होती है, टूटती है, तो वहाँ पर सबसे पहले प्लेटलेट्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशन और एडिशन। देन प्लेटलेट्स अपनी शेप चेंज करते हैं, अपने आप को टेंटिकल लाइक बनाते हैं ताकि उस जगह पर खुद को अटैच करवा सकें, और साथ ही कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो कि फर्दर, इसको कहते हैं एक्टिवेशन, जो कि फर्दर प्लेटलेट्स को वहाँ उस साइड पर अट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटलेट्स उस जगह पर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और जमा होते हैं। उस प्रोसेस को हम एग्रीगेशन कहते हैं। इसी साथ फिर वो साथ ही साथ उस ब्लड वेसल को, उस ब्लड को लिक्विड में जेल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस ब्लड वेसल को हील करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग। ठीक है, इस प्रोसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह एक ब्लड वेसल टूटती है तो उसमें से आरबीसी या डिफरेंट सेल्स निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है। प्लेटलेट्स आकर वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स एक्टिवेट करके, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो उस फर्दर उस क्लॉट को बनाते हैं ताकि वो ब्लड वेसल हील हो सके। और देन फर्दर जो उस वक्त जो ब्लड, जब तक वो हीलिंग ना हो, तो ये फर्दर ये ब्लड है उस क्लॉट होने की वजह से उस ब्लड वेसल से लीक ना हो सके, तो ये क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। उसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जो इनके प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से होती हैं। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया है बॉडी में, इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है, और अगर कम हो गया है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ये रीज़न मतलब प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी के बहुत सारे रीज़न्स हैं, कोई 200 से ज़ायद रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिस तरह HIV है, डेंगू फीवर है, कैंसर है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स भी कुछ ऐसा करती हैं जिसकी वजह से सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, हमारे WBCs भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अक्सर जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स होते हैं, मैंने भी देखा कि उनके WBCs भी कम होते हैं, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और देन अगर उनको कोई डैमेज लग जाए, वो कोई किसी डैमेज का शिकार हो जाए उनको, तो फिर उनमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पूरा बॉडी ब्लड लॉस्ट होकर भी उनकी डेथ हो सकती है। इस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स या हीलिंग जो प्रोसेस है वो इस तरह काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, अच्छा, एक बात यहाँ पर और याद रखने की है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो मोस्टली मैमल्स में पाए जाते हैं और कुछ बर्ड्स में भी, ठीक है, लेकिन बर्ड्स और एम्फीबियंस में इनका नंबर जो होता है वो कम होता है। मैमल्स में एज़ कम्पेयर टू प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये था।